नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और अगले आधे घंटे में क्या होने वाला है, तो अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाने वाले हैं बिहार की सभी बड़ी खबरें। ये बताएंगे कि टिकट कटने के बाद आरसीपी सिंह ने क्या कहा और पीएम मोदी किसके लिए बने भगवान, कहां हुआ कर्मचारी घोटाला और कहां रची जा रही चर्च वाली साजिश। इसके अलावा यूपीएससी में झंडा गाड़ने वाली टॉपर बेटियों से भी मिलवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात नीतीश के बड़े संदेश की। तो नीतीश कुमार ने हमेशा अपने फैसलों से सबको चौंकाया है। एक बार फिर आरसीपी की जगह खीरू महतो को आगे कर नीतीश कुमार ने बड़ा मैसेज दिया। तमाम अटकलों को खारिज करते हुए नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि उन्होंने यह फैसला क्यों लिया है। राज्यसभा के लिए खीरू महतो के नामांकन की तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि एनडीए में ऑल इज वेल है। नामांकन जेडीयू उम्मीदवार खीरू महतो का था, जबकि बीजेपी के दोनों उम्मीदवार सतीश दुबे और शंभू शरण पटेल भी मौजूद थे। नामांकन के दौरान नीतीश कुमार दोनों डिप्टी सीएम समेत एनडीए के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी मजबूती का पूरा मैसेज दे रही थी। सभी उम्मीदवारों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम जो एनडीए के चेहरा हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और खास तौर पर फोटो सेशन हो रहा है। देखिए, इस वक्त विधानसभा के मुख्य द्वार के बाहर में की ये तस्वीर है और विक्ट्री दिखाते हुए नीतीश कुमार सहित तमाम नेता यह खुशी बता रहे हैं। खीरू महतो के नामांकन के साथ ही नीतीश कुमार ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए ये साफ कर दिया कि आरसीपी सिंह के बदले उन्होंने खीरू महतो के नाम पर मुहर क्यों लगाई। काफी काम हो रहा है और ये पुराने साथी हैं और ऐसे व्यक्ति को भी, बगल के राज्य वाले को भी एक मौका देना जरूरी है। तो इसीलिए सब चीज सोच करके किया गया है। लोगों को बड़ी खुशी है, सबको खुशी हो रही है, किसी को किसी बात के लिए एतराज नहीं है। और उन्होंने खुद भी आज आरसीपी सिंह ने खुद भी बात किया, कोई एतराज वगैरह की बात नहीं है। ये सब चीज जो होता है वो तो इतना अवसर दिया ही है, हम लोगों ने शुरू से ही दिया है अवसर। जब आईएएस अफसर थे तब साथ, उसके बाद तब फिर राज्यसभा में भेजना, 2 बार भेजा भी, पार्टी का भी अध्यक्ष बनाया, अभी केंद्र में मंत्री भी है। तो ये सब मौका मिला है, तो उससे कोई खास बात नहीं है। नीतीश कुमार ने मोदी मंत्रिमंडल में आनुपातिक और सांकेतिक भागीदारी पर भी पूरी तस्वीर साफ कर दी। आगे क्या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मांगेंगे या सिंबॉलिक ही रहेगा? सब तो आगे की चीज है और कोई जरूरत है किस चीज को मांगने की, वो सब तो अपने आप परिस्थिति पर क्लियर आपको होता रहेगा। पिछली बार इधर टिकट कटने के बाद सोमवार को आरसीपी सिंह भी मीडिया के सामने आए और नीतीश कुमार को फैसले के लिए थैंक्स कहा। जो उनका निर्णय है उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई बहुत सोच कर करके कैसे पार्टी और मजबूत हो, उसके मद्देनजर उन्होंने निर्णय लिया है, तो उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही जाहिर है नीतीश कुमार हमेशा वो फैसला लेते हैं जिसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। पटना से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। राज्यसभा का टिकट कटने के बाद केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह मीडिया के सामने आए और अपना पक्ष रखा। आरसीपी सिंह ने टिकट कटने को लेकर मंत्री पद तक के सवालों का बेबाकी से जवाब दिया, लेकिन मन की टीस चेहरे से झलक रही थी। तो कल का जो उनका निर्णय है उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भाई बहुत सोच कर करके कैसे पार्टी और मजबूत हो, उसके मद्देनजर उन्होंने निर्णय लिया है, तो उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही तो मंत्री भी हैं। कभी हंसे, कभी फंसे और कभी गए झुंझला। राज्यसभा का टिकट कटने के बाद पहली बार आरसीपी सिंह मीडिया के सामने आए। खुद को सहज दिखाने की कोशिश करते आरसीपी कभी नरम तो कभी गरम दिखे।
राज्यसभा उम्मीदवारी के फैसले के लिए आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया, तो दूसरी तरफ संगठन के बहाने मौजूदा पार्टी अध्यक्ष पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। देखिए, अब तो संगठन में मुझे काम करना ही है, क्योंकि पार्टी अपनी है, मजबूती इसको देनी है। तो संगठन को मजबूत करने के लिए जो निर्णय लिए गए कि 33 प्रकोष्ठ बनाया गया था, अब इन लोगों ने उसको 12-13 कर दिया। अरे साहब, बढ़ता है, 33 को 53 पर ले जाइए, लेकिन घटाते क्यों? आरसीपी सिंह ये भी बताने से पीछे नहीं हटे कि जेडीयू का ये जो संगठन है उसे उन्होंने ही खड़ा किया है। आज अगर आप जाएंगे तो हर एक गांव में आपको बूथ स्तर पर मिलेगा। और हमारी सबसे बड़ी कोई उपलब्धि अपनी को मैं मानता हूं, तो मैं तो बहुत साल आईएएस में भी सेवा किया, बहुत जगह मैंने काम किया, तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि मैंने इस पार्टी को बूथ तक पहुंचा दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आरसीपी के मंत्री पद का क्या होगा? क्या मंत्री पद छोड़ेंगे आरसीपी सिंह? आरसीपी सिंह ने इन सवालों का भी जवाब दिया। क्या कहा, आप भी सुनिए। जहां तक मंत्री का निर्णय है, मैंने बताया ना भाई कि मैं पार्टी की तरफ से बनाया गया था, तो है ही स्पष्ट। तो भाई पार्टी ने हमको 6 जुलाई तक दिया है। अच्छा भाई, स्पष्ट है, देखिए ना। और चूंकि प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो कभी इस्तीफा मांग सकते हैं, पर हम भी इस्तीफा दे सकते हैं। ये तो सारी चीजें, लेकिन हम तो चूंकि हमारे सब सर्वमान्य नेता हैं सब लोग, उसे बात करेंगे ना। पार्टी ने कोई आदेश नहीं दिया है अभी आपको? पार्टी ने हमको तो कभी कोई आदेश दिया ही नहीं आज तक। आरसीपी पर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने मंत्री बनने के लिए अपनी मनमानी की और पार्टी की राय के खिलाफ केंद्र में सांकेतिक भागीदारी को तैयार हो गए। आरसीपी सिंह ने इस सवाल का जो जवाब दिया वो नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के संबंधों में आई खटास को दर्शाता है। वो लोग थ्योरी देते हैं ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाले, इनका कोई काम नहीं रहता। इनका काम रहता है सिर्फ कैसे झगड़ा लगाए, झगड़ा बढ़ाए। तो नीतीश जी भी गलत बोले उस समय, इसका मतलब? जो भी बोले हो जी, नीतीश जी गलत बोले 2019 अरे हम जो भी बोले, मैं बता रहा हूँ, मैं नाम किसी का नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ कि ये स्वीकार करना पड़ेगा कि 2019 में 303 था, और जिस समय ये लोग थे उसमें कितना था? 181 था। आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर दीजिएगा, आपको बुला लिया, ये बहुत बड़ी बात। टिकट कटने के बाद आरसीपी सिंह ने खुद को सहज दिखाने की कोशिश की, लेकिन टिकट की ये टीस जेडीयू के अंदर किस तरह की हलचल पैदा करती है, ये वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संवाद किया और इन बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का लाभ मिलेगा। कोरोना ने बहुत लोगों की जान ले ली, कईयों को बेसहारा और बहुतों को अनाथ कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। भले ये लाइन किसी फिल्मी गाने की हो, लेकिन अब ये सच होने जा रहा है। कोरोना काल में माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम एक तरह से भगवान बनकर सामने आए हैं। पीएम केयर्स के जरिए ऐसे बच्चों की कॉपी, किताबों और यूनिफॉर्म्स के खर्चों को भी उठाया जाएगा। अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए होगा, तो पीएम केयर्स उसमें भी मदद करेगा। कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। इस दौरान इन बच्चों को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मिलने वाले लाभ भी दिए गए। पटना डीएम ऑफिस में भी पटना के 9 बच्चे मौजूद थे। डीएम ऑफिस में इन सभी 9 बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चाइल्ड की तरफ से सौगात मिली। ऐसे बच्चे जब अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करेंगे तो आगे भविष्य के सपनों के लिए और भी पैसों की जरूरत होगी। इसके लिए 18 साल से 23 साल तक के युवाओं को हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा, और जब आप 23 साल के होंगे तब 10 लाख रुपया एक साथ आपको मिलेंगे। पीएम केयर्स फॉर चाइल्ड के तहत अगर किसी को प्रोफेशनल कोर्स के लिए, हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन चाहिए तो पीएम केयर्स उसमें मदद करेगा।
रोजमर्रा की दूसरी जरूरतों के लिए दूसरी योजनाओं के माध्यम से उनके लिए 4,000 रुपए हर महीने की व्यवस्था की गई है। वहीं 23 साल की उम्र पर 10 लाख रुपए मिलेंगे। पीएम केयर्स फंड के माध्यम से बच्चों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है, जिससे 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलेगी। यानी पीएम केयर्स फंड की ये मदद इन बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। पटना से न्यूज 18 के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पटना नगर निगम में आउटसोर्सिंग के जरिए 2200 सफाई कर्मी काम करते हैं, लेकिन 16 मई से 900 सफाई कर्मी ड्यूटी से गायब हैं। आखिर क्यों ये कर्मचारी अचानक ड्यूटी से गायब हो गए, समझते हैं। पटना नगर निगम में कर्मचारी घोटाला, अचानक गायब हो गए 900 कर्मचारी। सुनकर चौंक गए, हैरान हो गए। तो हैरान होना लाजमी भी है, क्योंकि पटना नगर निगम में कुल 2200 कर्मचारी हैं, लेकिन 16 मई से अचानक 900 सफाई कर्मी गायब हो गए। मतलब 15 दिनों से 900 सफाई कर्मी ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब नगर निगम में रजिस्टर वाली हाजिरी की जगह पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया गया। और पिछले कुछ दिनों से पटना नगर निगम में बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी बनाने की परंपरा शुरू की गई है। इसके पहले जब रजिस्टर पर हाजिरी बनाया जाता था तब 2200 कर्मचारी उपस्थित होते थे, लेकिन अब इन कर्मचारियों की संख्या घट गई है और 900 कर्मचारियों का बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रहा है। पटना के पूर्व उप महापौर और मौजूदा निगम पार्षद विनय कुमार पप्पू इसे एक बड़ा घोटाला बता रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाता है, गाड़ी दिया जाता है, यह आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल बनाया जा रहा है। अब वो मानव बल आ रहा है नहीं आ रहा है उसका कोई माय बाप नहीं है। ये कंप्लीट बहुत बड़ा घोटाला है। विनय कुमार पप्पू ने इस गड़बड़ी के लिए पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू को जिम्मेवार बताते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। बहुत बड़ा घोटाला है, तो सरकार से मांग करते हैं सरकार इस पर सीबीआई की जांच करे, न केवल आउटसोर्सिंग लेबर का बल्कि पेट्रोल का भी जांच करे और पता चलेगा कि कितनी गहराई से सीता साहू के नेतृत्व में पटना नगर निगम में भ्रष्टाचार और घोटाला का खेल चल रहा है। इतने बड़े गड़बड़ झाले पर नगर निगम के लोग बोलने को तैयार नहीं है। स्टैंडिंग काउंसिल के सदस्य ने इस मुद्दे पर बात करने की हामी भी भरी, लेकिन बाद में अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। हालांकि 16 मई से गायब इन सफाई कर्मियों की जगह पर 1 जून से नगर निगम प्रशासन नए कर्मियों की नियुक्ति करने जा रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों नहीं आ रहे 900 सफाई कर्मी? क्या ये 900 नाम सिर्फ कागज पर दर्ज थे? क्या इन 900 लोगों के नाम पर हो रहा था पैसे का खेल? क्या बिना काम कराए बिल बनाया जा रहा था? अगर हाँ, तो इतने बड़े घोटाले के घोटालोबाजों पर कब कार्रवाई होगी? न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और छपरा में ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों से हिंदूवादी संगठनों के कान खड़े हो गए। सदर प्रखंड के झटवा गांव के पास मगाईडीह में भी चर्च की बात सामने आ रही है। सवाल है कि जहां ईसाई समुदाय के लोग ही नहीं रहते, उस इलाके में चर्च का क्या काम और कौन है ये चर्च का जाल बिछाने वाले? इस निर्माणाधीन बिल्डिंग के ऊपर लगे महावीरी झंडे को देखिए। ये कोई मंदिर नहीं है। अब आप सोचेंगे कि लोग अपने घरों पर भी झंडा लगाते हैं, तो इसमें खास क्या है? तो जान लीजिए, खास ये है कि ये झंडा घर के मालिक ने नहीं बल्कि हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने लगाया है। तनिक भी सच्चाई नहीं है और हमारे साथ जिनको संपर्क है केवल दलित नहीं है, ऑल ओवर जाति लोग जो है हमारे संपर्क में है। हम उनके साथ में हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ रिश्ता रखते हैं। समाज में हम लोग सबको शांति देते हैं। इस इलाका में जो है ऐसे बच्चियों को हमने पढ़ाया जो कभी स्कूल नहीं गए। अब ये सवाल होगा कि किसी के घर पर कोई जबरन झंडा कैसे लगा सकता है? तो आइए इसका जवाब भी जान लेते हैं। तस्वीरें छपरा के सदर प्रखंड के मगाईडीह गांव की है।
स्थानीय लोगों की माने तो धर्मशाला या कम्युनिटी हॉल के नाम पर इस बिल्डिंग का निर्माण शुरू किया गया, लेकिन बनने लगा चर्च। गांव के लोगों को जैसे ही चर्च निर्माण की जानकारी मिली, सबके कान खड़े हो गए और लोगों ने विरोध कर निर्माण कार्य को रुकवा दिया। लोगों का आरोप है कि पैसे का लालच देकर धर्मांतरण की साजिश रची जा रही है। हम पहले बोले थे, मतलब कि हम जब बुजुर्ग थे, हम जा रहे थे तो हम जानते हैं कि मतलब धर्मशाला बन रहा है, चाहे मतलब यहाँ भवन बन रहा है। आज पता लगा है कि मतलब छपरा के सदर प्रखंड में चर्च निर्माण का ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी चंद दिनों पहले की बात है, जटुआ गांव में चर्च निर्माण और धर्मांतरण का विरोध हुआ था। जटुआ का मामला अभी थमा भी नहीं था कि सदर प्रखंड के मगाईडीह में चर्च निर्माण की बात सामने आ गई। अब सवाल है कि जिस इलाके में ईसाई आबादी है ही नहीं, वहाँ क्यों हो रहा है चर्च का निर्माण? आखिर कौन है वो चर्च के जरिए धर्मांतरण की साजिश के रचयिता? इलाके में कौन बनवा रहा है चर्च? चर्च के लिए कहां से हो रही फंडिंग? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जानना छपरा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोगों के लिए जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सिविल सेवा परीक्षा 2021 के अंतिम नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षा में बिजनौर के बास्टा गांव की रहने वाली श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। श्रुति की पढ़ाई दिल्ली में ही हुई है और दिल्ली के सरदार पटेल स्कूल से श्रुति शर्मा की स्कूलिंग हुई। वहीं सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इतिहास में ग्रेजुएशन किया। श्रुति ने सेकेंड अटैम्प्ट में यूपीएससी परीक्षा पास की है। परीक्षा में टॉप करने पर श्रुति शर्मा के घर जश्न का माहौल है। वहीं शीर्ष 5 में 4 लड़कियां शामिल हैं। अंकिता अग्रवाल को दूसरा स्थान, गामिनी सिंगला को तीसरा स्थान मिला है। अभी सिंक ही नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग हैं, लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं, तो इट विल टेक सम टाइम फॉर इट टू कंप्लीटली सिंक इन, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट दिस। ये बताइए स्ट्रैटेजी क्या कुछ थी आपकी, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्योंकि जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो जानना चाहते हैं कि जो टॉप करते हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी तो वही है जो लोग बोलते हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड रखना। उसके बाद मैंने खुद से अपने नोट्स में बनाती थी, न्यूज़पेपर से अपने ऑप्शनल के भी मैंने नोट्स बनाए थे। आंसर राइटिंग में मैंने फोकस किया था जिससे थोड़ा एक बेटर प्रेजेंटेशन हो मेंस में एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के लिए। सो दैट इज आई थिंक व्हाट वाज मिसिंग। और चलिए श्रुति राजलक्ष्मी हमारे साथ हैं, सीधे उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं और उनकी स्ट्रेटेजी, उनकी प्लानिंग, उनके पूरे जो पढ़ाई का काल रहा उसके बारे में जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। श्रुति, जो सफलता मिली सबसे पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और जो अभी उत्साह चेहरे पर नजर आ रहा है, चिंता मुक्त वातावरण आपके इर्द गिर्द दिख रहा है, चेहरे पर सुकून का भाव, एक छोटी सी मुस्कुराहट, लेकिन इसके पीछे जितनी कड़ी मेहनत की गई और जितने दिन की साधना, जितनी देर की साधना, जितने घंटों की साधना है, उसका फल यहाँ पर मिला है। कैसे आप इसे देख रही हैं, अपनी सफलता को कैसे देख रही हैं? आपका एंगल, सोच वाला क्या है? और आगे जो आने वाली पीढ़ी है जो ठीक आपके पीछे है, एक स्टेप पीछे, उनके लिए क्या कहना है? थैंक यू सर। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस रैंक के बाद। मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। मुझे तो ये भी लगा था कि लिस्ट में अगर नाम आएगा तो कहीं लास्ट में आएगा, पर ये रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। आगे की पीढ़ी को मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी आप जिस तरह से भी तैयारी कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को कम रखिए और ऊपर से बार बार जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते जाइए। और कभी भी अगर आपको लगे कि आपको सफलता नहीं मिलेगी तो आप हिम्मत मत हारिए, आप जो है कंटिन्यूअसली अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। आपने कहा कि लगातार नियम से, अपनी गति से चलते रहिए, लेकिन गाइडेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो आपने कहा पढ़ाई के लिए किताबों से अलग एक ठिकाना ढूंढा, उस ठिकाने का क्या पता है? सर, मैंने प्रीलिम्स तक की पूरी तैयारी यहीं रांची से ही की थी और मतलब सारी किताबें जो है मैंने ऑनलाइन, जो भी पुराने टॉपर्स रहे हैं उन्होंने जो भी प्रिस्क्राइब किया है वही सारी किताबों को रेफ़र किया था। और उसके बाद जो है मैं मेंस के समय जो है दिल्ली चली गई थी और वहाँ पर जो भी आंसर राइटिंग के लिए जो टेस्ट सीरीज़ चलती थी वो मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था। मैंने कोई
पढ़ाई के लिए कोचिंग नहीं ली, परंतु टेस्ट सीरीज ली, क्योंकि उससे आपको अपने परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है, तो वो भी एक मेजर फैक्टर था मेरी प्रिपरेशन। श्रुति, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की तरफ से आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। आगे आप एक अच्छे अधिकारी बने। तो खबरों में फिलहाल बस इतना ही, आगे लगातार खबरें जारी हैं।